मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दिन पर दिन नजदीक आते हुए जा रहा है। अब नहीं पढ़िएगा तो सर कब पढ़ेंगे? क्योंकि अब तो आप जानते हैं चंद दिनों गिन कर उंगली पर आप दिन गिन सकते हैं कि अब मात्र इतना दिन का समय शेष है। तो इस समय अनिवार्य हो गया है कि सिर्फ महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न याद किया जाए कि जिससे कि हमारा रिवीजन हो और उसके साथ साथ प्रश्न सीधे सीधे टकराए। तो इसी क्रम में आप जानते हैं फिर इस चैनल पे पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करके फिर से क्लासेस शुरू हो चुका है। डेली शाम 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए और आप भी टॉपर बनिए इस साल के बोर्ड परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं सर, एक साइंस के शानदार मॉडल पेपर की लेकर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा करेंगे और सिर्फ वीवीआई प्रश्न को समझेंगे सर, क्योंकि देखना है एग्जाम के अनुरूप मॉडल पेपर को तैयार किया गया है जहां से कि इस साल के परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आएगा। चलिए तैयार हो जाइएगा, एक एक प्रश्न का आंसर देना है आपको। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद करते चलिएगा। कुछ इसी रूप में बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र इस साल सेट किया गया है। ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा आपको 18 फरवरी के दिन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले समझते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न, नया मॉडल पेपर है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे क्योंकि काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप याद कर चुके हैं। सिर्फ रिवीजन के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है सर, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन पढ़िएगा, जल्दी जल्दी आंसर आपको देना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जो भी आंसर आपको नहीं मालूम है उसको याद करते चलिएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था कि छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है सर, तो अवतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में भी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का ओएमआर सीट मिलेगा। कलर करके अपने आ जाना है ऑप्शन डी, क्योंकि आप पढ़े हैं कि देखिए जो अवतल दर्पण जो है यहाँ पे अवतल दर्पण, इसमें हम लोग 6 कंडीशन पढ़ते हैं प्रतिबिंब बनने का। शुरू से पहला कंडीशन होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच, इसमें तो ठीक है वस्तु से बड़ा बनता है। फिर होता है जब फोकस पर बीम रहेगा तभी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और लेकिन जैसे ही बिंब को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं सर, वैसे ही वस्तु के बराबर बनता है। और जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब क्या होता है, वस्तु से छोटा, और जब अनंत पे रहेगा तो वस्तु से बहुत छोटा। तो इसमें भी 2 कंडीशन ऐसा मिल जा रहा है जिसमें आपको वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और उत्तल दर्पण में तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तभी प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा, और जब अनंत और ध्रुव के बीच होगा तभी छोटा होगा। तो इसीलिए उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन में छोटा। तो राइट आंसर क्या करेंगे सर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे। पूरा क्लियर समझना है क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल कम समय, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। नहीं मालूम होगा प्रश्न याद करते चलना है। कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। कोई कंफ्यूजन होगा, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था सर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। अब कोई भी प्रश्न का आंसर गलत आपको कमेंट नहीं करना है। चलिए इसका आंसर दीजिए दूसरे नंबर प्रश्न का। जो भी विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी कमाल कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी लिख रहे हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। समझिए आप भी इस तूफानी लाल की तरह इस साल तूफान मचाकर आएंगे एग्जाम में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अंत तक क्लास को देखिए। अभी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न है आपके बायोलॉजी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी से चर्चा करेंगे। कह रहा है यदि 20 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। कॉन्सेप्ट को यहां पे समझिएगा, कॉन्सेप्ट मेन है। अगर कॉन्सेप्ट को आप सीख कर जाते हैं तो एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा। और इस पे अंक चेंज करके पूछेगा, समझिए मैथ है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई समतुल्य प्रतिरोध हमको आर निकालना है और 3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़े गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, ओम में प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक है, तो यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। 4 होगा तो 1/R4 हो जाएगा। 1/R सर उसी तरह रखेंगे। 1/R1 20 यहां पे दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रतिरोध कितना है 20 ओम। 1/R2 सर तो 5 हो जाएगा। 1/R3 तो 4 हो जाएगा। या ध्यान से समझिएगा, 1/R 20, 5, 4 का हम लोग लघुत्तम लेंगे सर 20 हो जाएगा। ऊपर 20 से 20 कैंसिल, 1, 5 चौका 20, 4, 4 पचे में 20। यहां पे मैं सॉल्व करूंगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। या 1/R बराबर 5, 4, 9, 1, 10 बट्टा में 20, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे सर। R बराबर 2 ओम। कहां पे दिया है गुरुजी, ऑप्शन ए पे, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है।
वहीं श्रेणी क्रम में कहता तो सीधे इसको जोड़ते 20 ओम और 5 5 4 9 और 20 कितना हो जाता 29 हो जाता। लेकिन यहां पे डिसाइड होगा तो समांतर क्रम। उम्मीद करता हूं आप क्लियर सीख रहे हैं, एग्जाम में कोई गलती आपसे नहीं होगा। तीसरा का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ओएमआर सीट पे कलर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सर, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? आपको बताना है कि पानी में जब हम छड़ी को डुबाते हैं तो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे का क्या कारण है? कोई विद्यार्थी को आंसर गलत नहीं करना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से जवाब दे पाते हैं। सभी विद्यार्थी एक साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे। डेली आप लाइव चैट में आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली 6:30 PM शाम में अब क्लास चलेगा, ये इसका आंसर दीजिएगा। काफी विद्यार्थी बिल्कुल इस तूफानी लाल की तरह आंसर दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तूफानी लाल क्या कहता है, आपसे तूफानी लाल से पीछे परिचय हो चुका है कि क्लास को लाइक करना है, आप लाइक कर दिए होंगे। तो अपवर्तन के कारण सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है सर? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल सही, चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन। क्यों अपवर्तन सर, परावर्तन क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश का किरण आएगा, यहां से टकराएगा, लौट कर चला जाएगा। लेकिन पानी में जब यहां पे छड़ी है सर, हमारा गिलास है, यहां पे पानी है और इसमें हम छड़ी डाल रहे हैं तो प्रकाश आएगा, तभी तो परावर्तन अपवर्तन होगा। जो प्रकाश एंट्री कर रहा है ना सर, तो यहां पे एक अलग माध्यम है हवा, यहां से आ रहा है सर पानी में, दो माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, हम जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुआ टाइप ऑफ प्रश्न हो गया है सर, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। जानते हैं प्रकाश का किरण आएगा, वायुमंडल में उसका स्कैटरिंग होगा, डिस्प्रिज्म होगा, अर्थात कि प्रकाश विभिन्न रंगों में बट जाएगा, तो उसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देता है सर, नीला दिखाई देता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। याद करते चलिएगा क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? कितना बार मैं आपको बताया हूं, आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए यहाँ पे प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वो आपके धारा के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, उसमें प्रभाव पे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चला ऑप्शन ए सही आंसर करना है, बिल्कुल तूफानी लाल की तरह आपको तूफान मचा कर आना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है सर सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नॉर्मल आई व्यू क्लियरली, अप टू पूछा है, यहां पे देखिएगा अधिकतम दूरी पूछ रहा है गुरुजी, तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। जब नेत्र के सामान्य नेत्र की अधिकतम बिंदु अनंत, बिल्कुल सही, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है इसका। वहीं न्यूनतम पूछता तब क्या करते, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न, यहां से काफी प्रश्न आएगा, याद करते चलेंगे। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है सर? इसमें से कौन रिएक्शन बैलेंस्ड है, यही पूछा है। आप जानते हैं समीकरण दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा सर, तो मान लीजिए ए और बी जो है अभिकारक हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके आपका एक प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, तो इधर का भी परमाणु द्रव्यमान, इधर का भी परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से सर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जब दोनों के साइड की परमाणु संख्या बराबर होगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे, तो उसे बोलेंगे सर संतुलित समीकरण है। नहीं पालन करेगा तो अनबैलेंस्ड है। आप जानते हैं, यहां से देखिए कितना आपका प्रश्न का रिवीजन हो रहा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हम सर समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए। चेक करते हैं सर, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहां पे हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही। यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिल गया सर, बिल्कुल ऑप्शन अपने को दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी सीधे सीधे आंसर कलर करके आएंगे। कोई ऑप्शन रहेगा यहां पे चेक कर सकते हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 4, यहां पे देख ले रहे हैं, यहां पे 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, और इधर देखिए कितना है 2 है, यहीं पे निकल गया, नहीं होगा, यहां पे भी 4 है। डी वाला भी चेक करके मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए यहां पे 4 है, इधर 1 ही है, तो होगा, नहीं होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। क्लियर समझना है, अब बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है सर? बड़ा शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि कौन इसमें से जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, आपको बताना है। तो इसके लिए उभयधर्मी ऑक्साइड का परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों होता है, अम्लीय और क्षारकीय दोनों होता है, ऐसे धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड।
ऑक्साइड, बिल्कुल सही। ऐसे में हम लोग पढ़ते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे, क्योंकि Al2O3 जो है ना, ये आपके HCl के साथ जो है अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, AlCl3, और H2O बनाता है, एल्युमिनियम में क्लोराइड जो बनाता है, और उसके साथ साथ जल निकलता है। और उसके साथ साथ Al2O3 अपने क्षारक NaOH के साथ अभिक्रिया जब करता है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है सर, NaAlO2 प्लस H2O बनाएगा, और ये तो जल निकलेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आप समझ चुके हैं। 9 नंबर 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा गुरुजी, आपसे पूछा बेकिंग सोडा। यहां पे देखिएगा, तो बेकिंग सोडा जैसे ही आएगा, यहां पे धोबिया सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं सर, खाने वाला सोडा, बिल्कुल सही। इसे ही बोलते हैं मीठा सोडा। याद रखना है, पूरा मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं कि आसपास भी प्रश्न भटकेगा तो नहीं छोड़ना है एग्जाम में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सर, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो मैं क्या बता रहा था, इसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। इसी का रासायनिक सूत्र होता है गुरुजी NaHCO3। तो NaHCO3 कहां पे है सर, ऑप्शन ए पे, बिल्कुल सही। 10 का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए। और NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा भी नाम है, बिल्कुल है, यहाँ पे H आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर समझना है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम क्या है सर, यही आपसे पूछ रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। देखिए अयस्क पहचानना बिल्कुल आसान होता है। जैसे अगर बॉक्साइड का आपको सूत्र, आपको देखिए केमिस्ट्री में क्या है सूत्र आपको याद रहना चाहिए। जैसे बॉक्साइड का क्या होता है, Al2O3 2H2 होता है ना, तो यहां पे क्या निकलेगा, Al एल्युमिनियम। तो वहीं पूछा था एल्युमिनियम मेजर ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, तो बॉक्साइड है। अब हेमाटाइट पूछता तो अगर सूत्र आप याद रखें तो आसानी से बता देंगे। हेमाटाइट का क्या होता है, Fe2O3। Fe आ गया सर, किसका हो जाएगा, Fe निकलेगा इससे। Fe का अयस्क है, आयरन का है। कैलामाइन का देखिए, तो कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, तो कैलामाइन का होता है ZnCO3, बिल्कुल सही। इसमें से क्या निकलेगा, ये Zn का अयस्क हो जाएगा, बिल्कुल। अब तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, कोई अयस्क नहीं निकलने वाला है, कोई धातु नहीं निकलेगा। पूछा था सर एल्युमिनियम का, तो यहाँ पे बॉक्साइड हो गया। हेमाटाइट का सूत्र है, तो Fe इसमें से निकलेगा, यहाँ पे Zn निकलेगा। ऑप्शन ये अपने को सही आंसर करना है। कर रहा हूं, आप आंसर दे रहे हैं और आंसर को याद कर रहे हैं, इसलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न तो घूम फिर कर देखिए इस साल के प्रश्न में आने जा रहा है। कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज। कितना बार मैं आपको सिखा दिया हूं कि सर CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन है अपने को देखते देखते आंसर करना है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एल्कीन का 3 यहाँ पे फॉर्मूला है, बी और सी वाला, तीनों में से घूम फिर कर एक प्रश्न जरूर आएगा। तो CnH2n क्या हो गया, एल्कीन। दूसरा क्या होता है, CnH2n+2, तो इसे हम बोलते हैं एल्केन। और तीसरा CnH2n-2, तो इसे क्या बोलेंगे सर, एल्काइन। तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए एक प्रश्न सेट कर दिया जाता है। लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, CnH2n एल्कीन, यहाँ पे H2n+2 एल्केन, CnH2n-2 एल्काइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सर संतृप्त यौगिक में, पूछ रहा है कि संतृप्त, आप जानते हैं हम लोग इस चैप्टर से है, कहिएगा सर ये है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बिल्कुल सही। उसमें एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पूछ रहा है संतृप्त यौगिक में, पीछे जो क्लास हुआ था साइंस का, अगर आप डेली इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे और तूफानी लाल की तरह यहाँ पे वीडियो को लाइक करके डेली आप देखते होंगे क्लासेज, तो आपको याद होगा मैंने बताया था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वहीं से प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना दिया, हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे, इसलिए मैं बोलता हूं सब्जेक्टिव जरूर पढ़िएगा। तो संतृप्त यौगिक में कौन सा बंध पाए जाते हैं, तो आपको याद होगा उस क्लास में मैंने क्या बताया था, एकल बंध, बिल्कुल सही। हैविंग सिंगल बॉन्ड गुरुजी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर करेंगे। वहीं पे असंतृप्त पूछता तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध भी होता है और आपका त्रिबंध भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि संतृप्त। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप क्लियर समझ चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सर एकल बंध होते हैं, असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध तीनों दोनों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन सी रट जाइए। आगे बढ़ते हैं सर, 14 नंबर प्रश्न, बड़ा शानदार शानदार प्रश्न, यहां से खूब प्रश्न आएगा। कह रहा है निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल शानदार। किसके पास सर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए, आप जो हम लोग लिखते हैं ऐसा लिखते हैं ना, 2 8 8 पे जो KLMN वाला, उसी पे हम लोग निकाल देंगे इसको। अब देखिए इसके लिए आपको याद रहना चाहिए Na कितना होता है, 11, 2 8 10, क्या बच जाएगा सर संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 बच जाएगा।
पी को देखते हैं गुरुजी, पी का कितना होता है 15, 2 8 10, नेक्स्ट में 8 चाहिए लेकिन 5 बच गया। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं, ये वाला कहानी आप सीखे होंगे तो जरूर बताइएगा। एस आई सर, यहाँ पे एस आई है, ध्यान समझिएगा एस आई, तो एस आई का कितना होता है 14, बिल्कुल सही, एक बार देख शायद 14 ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 14 में तो 2 8 10 और 4 हो जाएगा 14। एल्युमिनियम ए एल कितना होगा सर, कमेंट में जरूर बताइए, आपको लगे कि आप क्लास देख रहे हैं सोए नहीं है। 13 का कितना होगा गुरुजी, तो 2 8 10 3 हो जाएगा। अब देखते हैं, पूछा किसके पास अधिकतम जो है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसके पास है सर, फॉस्फोरस के पास, बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट किए हैं आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। ऑप्शन बी देख लीजिए, मैं पूरा क्लियर आपको समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे समझ लिए Na11, तो यहां पे 1 बचेगा क्योंकि 2 8 10 हो जाएगा। फॉस्फोरस भी 15, 2 8 10 5 बचेगा, यहां पे 14, बिल्कुल सही हम लोग निकाले हैं। ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है सर 14 का। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बायोलॉजी से शुरू हो गया। मैं बोला आज के क्लास में हम लोग पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि आपको 80 में 80 लाना है तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको रटना पड़ेगा। कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है सर, नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है 15 का। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर क्या पूछा है, नर, हाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, तो फूल में मेल क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर देंगे पुंकेसर। वहीं पे स्त्री केसर क्या होता है, फीमेल, तो ऑप्शन बी होता। तो यहां पे क्लियर है, फूल में नर प्रजनन कितना होता है, पुंकेसर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी का मैं उतना क्लियर आपको नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी बिल्कुल आसान सा बुक है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। कह रहा है एक लिंगी पुष्प तो पपीता, बिल्कुल सही। देखते देखते बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए नहीं मालूम था तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 17 का। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, तो देखिए भले नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन आप पढ़े हैं कि यही सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन सी अपने को सही आंसर याद रखना है। काफी शानदार, काफी लाजवाब, काफी बच्चे काफी प्रश्नों का सही से आंसर दे रहे हैं, आंसर देते चलिएगा। ऑप्शन सी, क्योंकि मैं बोला नाम ही है छोटी आंत, लेकिन आपको अगर ऑफलाइन क्लास आप कहीं पे ज्वाइन किए होंगे तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रटाया गया होगा कि छोटी आंत भले ही नाम छोटा है लेकिन इसको लेकर आपको छोटा नहीं समझना है, यही सबसे मानव पाचन तंत्र का लंबा भाग होता है। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है सर 18 का। 19 नंबर प्रश्न है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है तो ध्यान से देखिए, खाद्य पदार्थ का क्या होगा, ब्रेक डाउन होते हैं, बिल्कुल सही, विघटन हो जाता है सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, याद करते चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कह रहा है रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। याद रखेंगे सर, रंध्र जो होते हैं वो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर याद रखना है 20 नंबर प्रश्न का। उम्मीद करता हूं आपका मित्र है यहाँ पे तूफानी लाल, ये भी क्लास करता है डेली, देखते हैं आप इससे ज्यादा नंबर ला पाते हैं कि नहीं। आप भी क्लास को लाइक कर दिए होंगे, उस समय से बता रहा है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हम लोग को बात करेंगे सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको याद करना है। चलिए देखते हैं इस साल जो VVI प्रश्न इस साल के लिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सिर्फ 19 प्रश्नों का सटीक उत्तर की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण इस साल के लिए आ गया सर, क्या कह रहा है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बना दीजिए सर। ये प्रश्न तो काफी बार बिहार बोर्ड पूछा है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको चित्र बनाना है सर, ऐसे आपको देखिए विद्युत बल्ब, ये नहीं कहेंगे सर ना हम LED का फोटो बनाएंगे, जो LED है CFL बनाएंगे, वो सब आपको नहीं बनाना है। यही बॉल जो 10 रुपये वाला बॉल होता है, ये समझ रहे हैं, यही बॉल का आपका फोटो बनाना है। और LED CFL भले ही हम लोग कितना भी आगे निकल गए, लेकिन यही ओरिजिनल शुरुआती बल्ब था, इसी का फोटो बनाना है। ये नहीं एग्जाम में ठान कर लेना कि घर से अपना LED उसी पे रख के आ गए, पूछा कि बल्ब का फोटो बनाइए तो LED अपने घर से लेकर उसी पे साट दिया कि यही हमारा LED है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही आपको फोटो बनाना है सर। और यहाँ पे लिखना है कि ये इसका फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं जब बल्ब फूट जाता है इसका शीशा ना, क्यों नहीं दोबारा बन पाता है, क्योंकि इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। एक कांच का बल्ब है, यहाँ पे आप मैं बोला है 10 रुपये वाला बल्ब आप काफी खरीदे होंगे, और ये धातु का पिन है जिसे आप होल्डर जैसा टच होता है जहां से बॉल जलने वाला है। तो ये पिक्चर आप जरूर बना लीजिएगा और इसको एक बार समझ लीजिए, या एग्जाम में प्रश्न आएगा ऐसे ही आपको
बना देना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है केमिस्ट्री से, तीनों से हम लोग चर्चा करेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। कह रहा है अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा लिखिए सर। तो आपको उत्तर इसी तरह लिखना है कि अम्ल, तो अम्ल का परिभाषा, वह रासायनिक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, तो द्वारा इसे विस्थापित किया जा सकता है, जैसे HCl, H2SO4। याद करते चलिएगा। क्षारक, क्योंकि सिर्फ VBI प्रश्न में आपके लिए खोज कर लाया हूं। क्षारक का परिभाषा, धातुओं के ऑक्साइड क्षारक कहे जाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार। क्षार और क्षारक में यही अंतर है कि क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। इसका जलीय विलयन OH आयन मुक्त करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। अम्ल का जलीय विलयन क्या करते हैं? H+ आयन, और क्षारक का जलीय विलयन OH+ आयन मुक्त करते हैं, OH-। तो यही महत्वपूर्ण अंतर था। लवण की बात करते हैं तो लवण जो होते हैं लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं, जैसे NaCl, CuSO4 आदि लवण के उदाहरण है। अम्ल और क्षारक आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे Na2+ H2SO4 क्या बना देगा? Na2SO4+ H2O। तो पूरा उदाहरण के साथ ऐसे ही उत्तर लिखिएगा परीक्षा में। मैं ये भी आपको सिखा रहा हूं कि उत्तर कैसे लिखना है ताकि पूरा अंक मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। ये भी प्रश्न देखिए, कितना भी VVI प्रश्न आपके लिए लाया गया है, याद जरूर कीजिएगा। इसका उत्तर आप कैसे देंगे? कह रहा है परमाणु संख्या 3 से 6 तक के सभी तत्वों के नाम एवं संयोजकता बताइए। अर्थात कि परमाणु संख्या जो आप हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो उसमें 3 से 6 तक में जो तत्व आ रहा है उसका पहले नाम बताइए और फिर उसका संयोजकता जो मैं पीछे सिखा रहा था आपका 288 पर, उसी पे लिखकर आपको बताना है। उत्तर बिल्कुल ऐसे प्रश्न आ जाएगा सर, तो ऐसे ही बॉक्स बनाकर लिखना है एग्जाम में, तभी पूरा अंक मिलेगा। परमाणु संख्या 3 से 6, तो एक बॉक्स में हमने लिख दिया परमाणु संख्या 3, 4, 5, 6। 3 पर का पूछा था, उसके बाद तत्व का नाम बताइए, तो दूसरा बॉक्स में हमने तत्व का नाम लिखा। 3 पर कौन तत्व आता है याद करिएगा, बोलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आप क्लास को देख रहे हैं, आप सोए नहीं है। लिथियम, बिल्कुल सही। 4 पर क्या आता है सर? बेरिलियम, B। 5 पर क्या आएगा गुरुजी? बोरॉन, B। 6 पर तो कार्बन, C। अब संयोजकता तो 2 8 पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 तो जाएगा नहीं, 2, तो 2 से संयोजकता कितना बच गया? 1 बच गया। यहाँ पे से 2 घटा लेंगे, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। 5 है, 5 से घटा लेंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 जो है में से 2 घटा लेंगे तो कितना इसका संयोजकता बचेगा? 4। आप समझ पा रहे हैं, 2 8 8 पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल कोई भी एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा आपको शानदार अंक देगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं और अधातुओं में अंतर बताइए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताएं सर। ऐसे अंतर जब भी आएगा, मैं कितना बार आपको सिखाया हूं, जो भी प्रश्न ऐसे बॉक्स बनाकर लिखा जाए वो जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 अंक में आएगा तो यहाँ पे 5 ऐसे लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ प्रश्न को पहले समझना है। क्या कहा था? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। आप जानते हैं हम लोग धातु और अधातु जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, पहले भौतिक गुण के आधार पर, उसके बाद रासायनिक गुण के आधार पर। तो इसमें कहा नहीं भौतिक गुण नहीं, सिर्फ रासायनिक गुणधर्म के अंतर पे बताइए। तो ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है, एक साइड में धातु एक साइड में अधातु। पहला अंतर, धातु को वायु में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड बनता है। जैसे Na को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, Na2O धातु का ऑक्साइड बन गया सर। अधातु को वायु में गर्म करेंगे तो अधातु के ऑक्साइड बनेंगे, बिल्कुल सही। S+O2 तो SO2 बन जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर क्षारक बनाते हैं। यहाँ पे उदाहरण आपको लिख देना है, जैसे Na2O जो था H2O के साथ अभिक्रिया किया और आपका NaOH क्षार बना दिया। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं सर, जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल बना देते हैं, जैसे SO3 H2O के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तीसरा अंतर, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करता है, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चौथा अंतर कि कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। पांचवा, धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है, अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कार्बनिक यौगिक बनाता है। यहाँ पे उदाहरण सोचिए, ऐसे आप उत्तर लिख देंगे, कौन एग्जामिनर होगा आपका अंक काटेगा और कितना शानदार। और यहाँ से कितना प्रश्न आएगा कि किसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो धातु के। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। पूरा यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव आपका कमांड हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक रोक कर या 2-3 बार देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैं शुरू में बोल दिया बायोलॉजी से भी, इसका उद्देश्य यह है कि आपके पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका रिवीजन हो और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ रिवीजन हो, ताकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न आए इस साल के पेपर में।
आगे कह रहा है सर, सजीवों में विभिन्नता का महत्व बताइए। उत्तर यहां पे देखिएगा, सजीवों में विभिन्नता जैव विकास में सहायक है। यह स्पीसीज में उत्तरजीविता बनाए रखने में मदद करता है। अब देखिए यहां पे क्या पूछता है, वेरिएशन इन लिविंग थिंग्स, भिन्न विभिन्न के वैरायटी क्यों जरूरी है। जैव विकास में जो है विभिन्नता, विभिन्नता समझ रहे हैं, अलग अलग तरह के जैव विकास में अलग अलग तरह के मानव, पशु, पंछी, विभिन्न तरह के लोगों को क्यों जरूरी है, क्योंकि जैव विकास में सहायक है। आप जानते हैं यहाँ पे धरती तभी खूबसूरत है जब यहाँ पे रामलाल भी है, तूफानी लाल भी है, झामलाल भी है, तभी ये जो है धरती जो है क्या है, धरती खूबसूरत है। यहाँ पे तरह तरह के प्राणी, अब सोचिए विभिन्नता ही नहीं रहेगा, सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे, सभी पशु पंछी एक जैसे हो जाए, तो फिर धरती की खूबसूरती भी नहीं बचेगा और स्पीसीज की उत्तरजीविता ही नहीं बना रहेगा। तो पूरा विस्तार से आप लिख दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए समझाया हूं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है जैव विविधता को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। जैव विविधता देखिए सभी जो है बायोडाइवर्सिटी आपके बायोलॉजी के बुक से प्रश्न है, उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि जैव विविधता को संरक्षित नहीं करेंगे तो बहुत से जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तथा कुछ तो खत्म होने के कगार पर हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा। देखिए धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीव का कुछ ना कुछ काम जरूर है, सभी कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य के साथ काम करते हैं, भले ही कुछ का उद्देश्य हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ये अलग बात है। तो इसीलिए जैव विविधता को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। और अब देख रहे हैं काफी जीव जंतु इस समय खत्म होने के कारण पर, जैसे गिद्ध था, गिद्ध का ही हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, तो गिद्ध क्या करता था, जहां पे भी कुछ मर जाएगा तो पर्यावरण संतुलन बनाने में उसको खाकर उसको समाप्त कर देता था। अब सोचिए गिद्ध नहीं है तो उससे कितना ज्यादा प्रदूषण फैलता है। ऐसे ही तमाम आपको उदाहरण मिल जाएगा, पूरा उदाहरण के साथ समझा दीजिएगा। बढ़ते हैं सर अगला प्रश्न, बड़ा अंतर टाइप प्रश्न मैं आपके लिए खूब लेकर आया हूं क्योंकि अंतर टाइप प्रश्न इस साल खूब आएगा। कह रहा है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है सर। तो उत्तर आपको इसी तरह जब अंतर आएगा तो बॉक्स बनाकर लिखना है, एक साइड में श्वसन एक साइड में प्रकाश संश्लेषण। श्वसन जो है एक अपचयी क्रिया है, पहला अंतर यही मिल गया, और प्रकाश संश्लेषण जो है उपचयी क्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज का विघटन होता है और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण, संश्लेषण, इसीलिए नाम पड़ा संश्लेषण। और तीसरा अंतर कि श्वसन की क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों कर सकते हैं, दोनों करते हैं, कर सकते हैं नहीं, दोनों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ किस में होता है, हरे पौधे। हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं, नहीं करते हैं सर, बिल्कुल सही। 3 अंतर याद रखेंगे, एक इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं बायोलॉजी से, कह रहा है अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम तथा इसके कार्य बताएं। प्रश्न में क्या पूछा, पहले प्रश्न को समझना चाहिए तब उत्तर लिखना चाहिए। कह रहा है अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम लिख दीजिए और उसका कार्य सर जी बता दीजिए। तो ऐसे उत्तर आपको याद रखना है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम इंसुलिन है। अग्नाशय से कौन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, गलत नहीं करना है। अब पूछा इसका कार्य बताइए, तो जो इंसुलिन है यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही, सटीक उत्तर, विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं। ये भी आपके बायोलॉजी में जो पर्यावरण वाला चैप्टर है उसी से सब प्रश्न आ रहा है। कह रहा है बड़े बांध से होने वाले किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करें। जो हम लोग बड़ा डैम बनाते हैं, बड़ा बांध, उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, उसमें से 2 समस्या बताइए। उत्तर आपको सटीक ऐसे ही लिखना है कि बड़े बांध से होने वाली 2 समस्याएं निम्न है। पहला, पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि उसमें बड़े स्तर पर वन का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होता है, सबसे पहला नुकसान है। दूसरा, सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। 2 समस्या समझ रहे हैं। बड़ा बांध जब हमें बनाना है तो बड़ा सा पर्यावरण का हम नुकसान करेंगे, बड़े स्तर पे वन का कटाई करेंगे जिससे जैव विविधता का जो है क्षति पहुंचेगा, ये नुकसान। दूसरा, काफी लोग का वहां पे घर होता है, जमीन होता है, आदिवासी लोग वहां से दूसरे जगह पे किसान आदिवासी लोग को हटाया जाता है और उनको मुआवजा भी नहीं मिलता है। लेकिन कितना भी आप मुआवजा देंगे, लेकिन जिसका जो संपत्ति था उसे आप छीन लिए हैं। सरकार, गवर्नमेंट, काफी बार ऐसा होता है कि काफी बांध में काफी लोगों का घर टूट जाता है, तो ये भी दूसरा समस्या है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है परागकण क्या है, स्वपरागण एवं परागण, पर परागण में उदाहरण बताएं। सिर्फ वीवीआई प्रश्न, शुरू में ही मैंने बोल दिया। यहां पे देखिएगा इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। पराग कणों में पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परिभाषा बड़ा आसान भाषा में लिखा गया, आप परिभाषा पढ़कर ही समझ लेंगे। अब पूछा कि स्वपरागण और परपरागण का उदाहरण के साथ बताइए। तो स्वपरागण, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधों के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। क्योंकि देखिए स्व मतलब अपने आप परागण हो रहा है।
रहा है। यह केवल उभयलिंगी पौधों में होता है, जैसे सूर्यमुखी, बालसम इत्यादि। अब यहां से ये भी पूछेगा कि उभयलिंगी पौधा कौन है, तो सूर्यमुखी, बालसम, याद रखिएगा। अब पूछा था परागण, तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधों पर स्थित पुष्प के वर्ती कागर तक पहुंचते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, पर परागण कहते हैं। अधिकांश पौधों में पर परागण ही होता है। इस परागण में बाहरी वाहक जैसे कीट, हवा, जल, पंछी आदि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो है उसके परागकण किस माध्यम से जाएंगे, तो कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, पंछी आदि के माध्यम से। तो ये पूरा 2-3 बार पढ़िएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है पीएच स्केल क्या है सर। अब एक केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है पीएच स्केल क्या है, रक्त का पीएच मान लिखे। तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया था लॉरेंसन के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। बिल्कुल सही, पीएच स्केल का काम क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है बिलियन में। और रक्त का पीएच मान पूछा था सर, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो 7.4। पीएच स्केल ऐसे बना भी सकते हैं आप, यहाँ पे 7 होता है और 7 से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा उदासीन, 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय, और यहाँ पे 7 से नीचे जैसे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे अपना 1-2 ऐसे बना दीजिएगा पूरा, तो यहाँ पे अम्लीय, तो और अच्छा एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 7 रक्त का मान क्या होता है, 7.4, तो किस प्रवृत्ति का होगा, 7 से अधिक है, क्षारीय प्रवृत्ति का। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को लाइक कर दिए होंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।